हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है, आपने अपना रिवीजन का प्लान बना दिया है एंड माहौल के साथ सर आपकी पढ़ाई चल रही है विद फुल स्विंग, फुल स्पीड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और उस कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए सरकार ये आपके चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी आपके सिलेबस में आता है सरकार, वो चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स में आपके लिए ला रहा हूं। सरकार जो भी स्टूडेंट्स सीए, सीएस, सीए में इंटरमीडिएट में हैं, ऑल कैन यूज दीज लेक्चर्स। एंड हाँ सर, जरूरी नहीं कि लेक्चर्स वही स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने मेरे से लेक्चर लिए हैं। क्लियर, दीज आर फ्री फॉर एवरीबडी। एंड सर जितने भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रहे हैं सर, दिस लेक्चर्स विल बी यूजफुल फॉर योर गाइस, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स सर नो डाउट बहुत फास्ट होंगे, पर सर दिस इज रिवीजन। सर यहां पर अगर आपने इन लेक्चर्स को पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन लिया तो सरकार पूरा इनडायरेक्ट टैक्स आपके रिदम में बैठ जाएगा। एंड सर एक बार अगर चीजें कनेक्ट होने लग गई तो माहौल बनने वाला है एग्जाम्स में। एंड सर रिवीजन विल बी वेरी इफेक्टिव यूजिंग दीज लेक्चर्स। आइए सरकार शुरू करते हैं अपना रिवीजन, लेके प्रभु का नाम करते हैं रिवीजन का काम। आइए सर, चैप्टर नंबर 2 सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम का चैप्टर, लेवी ऑफ जीएसटी। सर आपको पता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो सर ऐसे केस में इंट्रास्टेट सप्लाई अगर आपने किया है तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा। इंटरस्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगेगा, भले आप यूनियन टेरिटरी में हो, भले आप स्टेट्स में हो। और हाँ ध्यान देना बच्चा, सर 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों यूनियन टेरिटरीज का अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। इसलिए इन 3 यूनियन टेरिटरीज को सर, इन 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेट माना जाता है सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। और यहां पर अगर आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है। क्लियर, बाकी की यूनियन टेरिटरीज ये रही जहां पर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा अगर आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया है तो। ओके मालिक, डन। सर जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ था बेटा? 1 जुलाई 2017 से हुआ था। 8 जुलाई से सर जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया था। क्लियर, आइए सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट दारू, याद आया बेटा, एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड सर इट शैल बी लेविड as per the rates notified by the government, but maximum rate of CGST can be 20%. Clear, and it shall be charged on the value of supply, जो सेक्शन में 15 में हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। Clear, and it shall be payable by a taxable person. Taxable person means a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST बेटा। Clear, उसको बोलते हैं taxable person, और उस पर GST लेवी होगा जो भी वो taxable सप्लाई कर रहा है उन पर बेटा। Clear, done। ये था आपका सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स, वो पेट्रोलियम वाली, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और अब तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, मतलब इन 5 गुड्स पे भी जीएसटी नहीं लगता है, प्लस एक दारू। क्लियर, इसलिए घूम लो और झूम लो, दोनों पे भी जीएसटी नहीं है। दीज 6 सप्लाईज आर कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इस पे लेवी नहीं होता है जीएसटी। फिर सेक्शन नंबर 9(3) बोलता है क्या मालिक? सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस को नोटिफाई करके बता सकता है कि यहाँ पे रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और रेसिपिएंट अगर लायबल है तो सर all the provisions of the act will apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government directly। कौन कौन से गुड्स में रिवर्स आ सकता है हमारे कोर्स में नहीं आता है, पर कौन कौन से सर्विस में रिवर्स आ सकता है ये हमारे सिलेबस में आता है, पर हम पढ़ेंगे रिवर्स आज के चैप्टर के अंदर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या? सरकार गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई कर दे कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को, जैसे बिल्डर भी नोटिफाइड है, केवल प्रमोटर जिसको बोलते हैं। सर नोटिफाई करके बोल दिया क्या? इस बिल्डर ने, प्रमोटर ने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस परचेज अगर करी है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट जिसने खरीदा है गुड्स, कौन? बिल्डर, लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसा सीमेंट, कैपिटल गुड्स और अदर गुड्स, जो चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर, फिर आता है क्या? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। ये आपके सिलेबस में पूरा सेक्शन नहीं आता, बस इंट्रोडक्शन आता है इसका। यह बोल दिया क्या? कुछ नोटिफाइड सर्विसेज, सर 4 सर्विसेज नोटिफाइड है, जैसे स्विगी, जोमेटो हो गया, ओला, उबर हो गया। सर ये सर्विसेज कुछ नोटिफाइड है, 4 सर्विसेज। ये अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ऐसे केस में सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट उस ईसीओ पे ही लगेंगे। क्लियर, डन। आई रिपीट सर,
ये था आपका सेक्शन नंबर 9। सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में सर्विसेज ही कवर है, क्लियर। और वहां पर नोटिफाइड सर्विसेज में ईसीओ के थ्रू अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी, सारी सर्विस नहीं केवल नोटिफाइड सर्विसेज, तो ईसीओ पे ही ये मानेंगे कि ईसीओ ही सप्लायर ऑफ सर्विस है और सारे प्रोविजन उस पर लगेंगे बच्चों, क्लियर, डन। ये आपका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9 खत्म होता है। अब पर सर सेम सेक्शन सेक्शन नंबर 5 दे रखा है आईजीएसटी एक्ट का। सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है क्या, इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा एंड मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी विल बी 40%। बाकी प्रोविजन एकदम सेम है, 52, 53, 54, 55 सब कुछ सेम, बस वहां पे इंटरस्टेट लिखा हुआ है। प्लस एक बात और, सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है बेटा, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगेगा। अगर कोई गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करी है तो अलोंग विद द कस्टम्स आईजीएसटी विल आल्सो बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ सच गुड्स, क्लियर। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं बेटा, सर्विसेज में तो आईजीएसटी लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ओके सर। आइए बच्चों, ये था आपका सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 5 सीजीएसटी एक्ट का और आईजीएसटी एक्ट का। अब सर इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, जीएसटी लेवी कब होता है, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया सप्लाई को। आइए दिल थाम के सुनते हैं हम सर, क्या द टर्म सप्लाई, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 सर क्या बोलता है, द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, बी और सी, और सर बीच में क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सर ध्यान सुनना बच्चों, सर क्लोज नंबर ए सबसे ज्यादा काम का 90% केस में सप्लाई का डेफिनेशन, ये जो क्लोज नंबर ए वही काम आता है, बाकी एक्सेप्शनल केसेस है। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स और सर्विस और बोथ। When such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business, तो supply है। I repeat, section number 7 subsection 1 clause number A बोलता है supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of goods or service or both. When such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business। अब इसके बारे में कुछ बातें और कर लेता मैं आपसे बच्चा। सर सबसे पहली बात, then बेटा it should be in the course or furtherance of business, clear, plus it should be for a consideration, clear। अब सर यहाँ पे सर कुछ बातें for a consideration, सर सप्लाई should be of goods और सर्विसेज, और ध्यान रखना बेटा गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में शेयर्स नहीं आते, सिक्योरिटीज नहीं आता है, मनी नहीं आता है बेटा, क्लियर। ध्यान रखिएगा बात बेटा, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में सर सिक्योरिटीज और मनी नहीं आता है, उसके अलावा सारी गुड्स और सर्विस आती है बेटा। अच्छा, इम्यूल प्रॉपर्टीज पर जीएसटी नहीं लगता है, आगे हम शेड्यूल नंबर 3 में पढ़ लेंगे, क्लियर। अब एक बात और, सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इसके लिए कुछ बातें थी। सर सप्लाई जो आपने किया है इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब इंटेंशन शुड बी टू ऑन द कंसिडरेशन। सर आपने जो सप्लाई किया है, सप्लाई किस वजह से किया है, देयर शुड बी डायरेक्ट नेक्सस, डायरेक्ट लिंक बिटवीन सप्लाई एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने कोई डोनेशन दिया, और सर आपने जो डोनेशन दिया है आपको थैंक यू कहने के लिए, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने सर अपने मंदिर में, चैरिटेबल ट्रस्ट में कहीं पे सर आपका नाम लिखा है कि साहब श्री 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 श्रीमान XYZ पर्सन से हमको 10 लाख रुपए का डोनेशन रिसीव हुआ, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम। होता है ना सर, कई बार रूम के बाहर लिखवा देते हैं, कई बार लिखवा देते बाहर कहीं, क्लियर। तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे सर आपको, इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दे वर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड टू मेंशन योर नेम देयर एट, क्लियर। पर यही अगर आपके बिजनेस का कोई साइन बोर्ड या बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए आपने उनको बोला होता अगर आप मेरे बिजनेस का बोर्ड यहां लगाओगे तो ऐसे केस में मैं 10 लाख रुपए डोनेशन दूंगा, तो सर ऐसे केस में अगर उन्होंने एग्री किया तो बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए आपने 10 लाख रुपए दिए, तो सर यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या वो जो भी स्कूल था, जो भी मंदिर मस्जिद वगैरह थे, दे आर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू यू, क्लियर। और वहां पे दे आर कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड टू डिस्प्ले योर साइन बोर्ड, आपके बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए वो बाउंड है, उसके लिए आप 10 लाख रुपए दे रहे हो, तो इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, क्लियर। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, समझ में आ रहा बेटा। नेक्स्ट सर एक और सर्कुलर आया था, वो सर्कुलर भी बताया था मैं आपको। सर अगर मान लो मैं एक सर कौन हूं, आर्टिस्ट हूं सर, पेंटिंग बनाता हूं, पेंटिंग में क्या करता हूं सर, जब भी आर्ट एग्जीबिशन होता है वहां मैं एग्जीबिशन में के लिए भेजता हूं, तो सर जब मेरे यहां से मैंने पेंटिंग बना के वहां भेजी है, दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, वहां पे एग्जीबिशन में लोग आएंगे, उनको पसंद आएगी तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे कैसे मेरे यहां से जब पेंटिंग जा रही है आर्ट गैलरी, तो सप्लाई है ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, क्लियर। हाँ, वहां पे एग्जीबिशन में अगर पेंटिंग कोई बिकती है
मान लो कोई पेंटिंग 10,000 रुपए में सेल करी मैंने, तो सर ऐसे केस में वो 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन इज द सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर, डन। अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है, जब मेरे यहाँ से गैलरी में जा रहा है कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा तो बेटा। क्लियर, डन। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में बी इन मनी में बी इन काइंड, प्लस इट शुड बी फॉर इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये बेटा सर आपने सर जो एक्टिविटी करी है फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ, बिजनेस के स्कोप में लिखा है क्या? जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत रिपीटेटिव ट्रांजेक्शंस हो, सर आप कंटिन्यूएशन में करते हो, आप सर डेली बेस पे करते हो, रूटीन बेस पे काम करते हो वाला, ऐसा जरूरी नहीं है। ओकेजनली भी कोई एक्टिविटी आपने अंडरटेक करी है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो भी सर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इसको के स्कोप में आएगी। जैसे मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बेटा, सर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है और साल में 4 पेंटिंग बनाता हूं, 2 पेंटिंग बनाता हूं, जितना मूड होता है वो सब बनाता हूं और पेंटिंग बेच देता हूं, ये मेरी साइड हॉबी बेटा, मेन का मेरा टीचिंग का है। क्लियर, तो भी वो पेंटिंग बना के बेच रहा हूं ना बेटा, इट इज सप्लाई, वो बिजनेस के स्कोप में आएगा फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा। पर यही अगर सर मैंने अपने घर पे कोई पुरानी पेंटिंग हैंग हो रही क्यों थी जो मेरे पापा लेके आए थे, अब साहब वो पेंटिंग मेरे को काम नहीं आ रही है, अब सब पैसों की जरूरत है सर, पैसा आ नहीं रहे, तो ऐसे कैसे मैं पुरानी ज्वेलरी या पुराने पेंटिंग मैंने बेच दी, जो मैंने बना के नहीं बेची बेटा, तो इट इज माई पर्सनल गुड्स, उसको अगर बेचा है तो इट इज नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर मैंने अगर अपने पुरानी ज्वेलरी बेच दी, घर की ज्वेलरी पर्सनल, तो सर इट इज नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, भले वो फॉर कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। क्लियर, पर यही अगर कोई ज्वेलर अपनी दुकान से ज्वेलरी बेच रहा होता तो सप्लाई के स्कोप में आता। क्लियर, आओ मालिक सर, तो हो गया क्या? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1 खत्म। सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दिल थाम के सुनेगा सरकार, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। ये लेक्चर्स को जिसने 2-3 बार सुन लिया, दिमाग खराब माहौल बन जाने वाला है। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा है आपको। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर डबल ए बोलता है क्या? अगर किसी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई ने अपने मेंबर्स को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, या मेंबर्स ने अपने एओपी बीओआई को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई होगा। उनको 2 सेपरेट पर्सन माना जाएगा। किसी भी कोर्ट ने, किसी भी जजमेंट में, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, वी डोंट केयर सर। इसलिए क्लब हो, सोसाइटी हो, सर आपने देखा होगा गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, क्लियर, उसने अपने मेंबर से मेंबरशिप फी ली है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी एटसेट्रा, वो सब सप्लाई के स्कोप में आता है, जीएसटी लगेगा बेटा। क्लियर, वो बात अलग है। हाउसिंग सोसाइटी के केस में 7500 पर मेंबर पर मंथ तक का मेंबरशिप फी है, तो सर उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता, वो एक एग्जम्पशन दिया अलग बात है, पर सर वो सप्लाई के स्कोप में आता है। पॉइंट इज दैट। क्लियर, डन। तो सर किसी भी एओपी बीओआई ने अपने मेंबर को कोई गुड सप्लाई किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। मेंबर्स ने या कोई सर्विसेज सप्लाई करी है एओपी बीओआई ने क्लब को, अपने मेंबर्स को, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। और यही अगर मेंबर्स ने क्लब को सर्विसेज दी तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्लब को गुड्स सप्लाई किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। या मेंबर्स ने आपस में कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आइए सर सेक्शन नंबर 7, अच्छा उसके रिगार्डिंग ये एक सर्कुलर भी था, वो भी बताता था बेटा मैं, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर कोई क्लब है, अपने मेंबर से कोई मेंबरशिप फी ली है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बच्चा। अच्छा, जब भी कोई ज्वाइंट वेंचर या क्लब अपने मेंबर से कोई कंट्रीब्यूशन मंगाता है, शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उसको बोलते हैं कैश कॉल। अगर कैश कॉल रेवेन्यू नेचर है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। अगर कैश कॉल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे 10 करोड़ रुपए हमको दो, हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे साहब, तो वो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया तो दैट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन मनी, दैट इज नॉट मेंबरशिप फी, दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी बोलता है क्या? सरकार आपने कोई सर्विस अगर इंपोर्ट करी, मैं सर्विस की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, सर कंसिडरेशन पे किया और सर्विस इंपोर्ट करी है, वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस और नॉट, उससे कोई कंसर्न नहीं है। मतलब सर आपने netflix.com का सब्सक्रिप्शन लिया, क्लियर सर, फॉर अ कंसिडरेशन लिया बेटा, आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया बेटा, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा, भले वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपके था या नहीं था, उससे कंसर्न नहीं है। क्लियर, डन। अब सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी बोलता है मालिक क्या? कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। जो भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है, शेड्यूल नंबर 1 में एट प्रेजेंट 4 पैराज कवर है, 4 पैराज में लिखा हुआ है क्या? ये चारों एक्टिविटीज, ये चारों पैराग्राफ जो कवर है, वहां बोल दिया मालिक क्या कि ये 4 एक्टिविटीज, ये 4 पैरा में जो भी एक्टिविटीज लिखी है ये सप्लाई होगा इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 1 बोलता है क्या? सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मतलब अगर आपने किसी एसेट के परचेज करने पर आईटीसी क्लेम किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, और उन एसेट को अगर आपने, बिजनेस के एसेट्स को अगर आपने किसी को डोनेट कर दिया, सर विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने किसी को दे दिया, तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और ऐसे केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर पैरा नंबर 2 बोलता है क्या?
supply of goods or service or both by a person who is related person or a distinct person in the course or furtherance of his business। तो सर ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड होते हैं, पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दिए हैं अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो वो 50,000 रुपए तक की गिफ्ट जो है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। अब सर इसके रिगार्डिंग सर कुछ बातें और है, तो मैं यहीं पे पहले सर्कुलर के साथ साथ तुम्हें समझा देता हूं बच्चों। सबसे पहली बात, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, the person includes legal persons, clear, those will be deemed to be related person if such persons are officers or directors of one another's business, then such persons are legally recognized partners in the business, then such persons are employer and employee, then a third person controls, owns or holds at least directly or indirectly at least 25% of the voting stock or shares of both, then one of them controls directly or indirectly other, a third person controls डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, या फिर दोनों पर्सन मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या फिर दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एंड वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड रिलेटेड पर्सन। अब फैमिली का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना बेटा, फैमिली वर्ड को डिफाइन किया हुआ जीएसटी के अंदर, और फैमिली में बोला क्या, सबसे पहली बात चिल्ड्रन एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। बेटा मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा रिलेटेड रही है, पर साथ में ध्यान रखना बेटा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर भी रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे, फैमिली के स्कोप में आएंगे इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। अगर आपका भाई सर आप पे डिपेंडेंट है तो वो ऐसे केस में रिलेटेड कहलाएगा, नहीं तो वो आपका रिलेटेड नहीं कहलाएगा। आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है तो वो आपके रिलेटेड कहलाएंगे, नहीं तो वो रिलेटिव नहीं है। क्लियर, देन ना फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ओके, अब सर बात आती है क्या सर डिस्टिंक्ट पर्सन की। सर अगर सेम पेन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं तो वो सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आपस में क्या कहलाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। अच्छा मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, दूसरी ब्रांच गुजरात में है और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड, तो डेफिनेटली दोनों ब्रांच का सेपरेट नंबर होगा ही होगा, दोनों पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। पर अगर मेरा महाराष्ट्र में मल्टीपल ब्रांच है तो मैं चाहूं तो सर किसी भी एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दूं और बाकी को मैं एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकता हूं। पर सर मैं चाहूं तो कुछ प्लेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकता हूं, विद इन द सेम स्टेट है तो भी, भले डिफरेंट बिजनेस नहीं है सेम बिजनेस तो भी ले सकता हूं रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा। पर ऐसे केस में मेरे को सर वो अगर मैंने सेपरेट नंबर लिया तो दोनों को क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा बच्चों। तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है समझ में आ गया बेटा आपको। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 में लिखा है वो बात मैं रिपीट कर रहा हूं। सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू इज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदर सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। पर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट्स दिए अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। सर अब यहां ध्यान देना बच्चा, रिलेटेड पर्सन को अगर आपने सप्लाई किया तो इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके सर, अब एग्जांपल्स, सबसे पहली बात मैं सर्कुलर सर मैं एक एयरलाइंस कंपनी हूं, मैंने कुछ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन वगैरह अपनी एक ब्रांच थी मुंबई महाराष्ट्र में, दूसरी ब्रांच दिल्ली में, डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर सप्लाई किए तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएंगे, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे। हाँ मान लो मुंबई ब्रांच ने वो एयरक्राफ्ट के पार्ट, कंपोनेंट, इंजन किसी एक पर्सन से परचेज किया, परचेज पे जीएसटी पे किया, अब वो डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है तो वो सप्लाई के स्कोप में आ रहा। तो सर परचेज पे जीएसटी पे किया, वापस सप्लाई के स्कोप में आ रहा, जीएसटी लग रहा, तो परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सेकंड, जब यहां से मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन ने अपने एक ब्रांच से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को जब गुड्स सर्विस गुड्स भेजे होंगे तब किसी मोड ऑफ कन्वेंस को यूज किया होगा, जैसे ट्रक को यूज किया होगा, एयरक्राफ्ट को यूज किया होगा, रेलवे को यूज किया होगा सर, या कार को यूज किया होगा, तो क्या कार सप्लाई होगी क्या ट्रक सप्लाई किया, तो सर नहीं हुआ है। तो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं होता है बेटा, उसमें जो गुड्स रख के आपने वहां भेजे वो सप्लाई हुए, क्योंकि ट्रक तो वापस गुड्स अनलोड करके वापस आएगी ना यार। हाँ ट्रक भी परमानेंट भेज दी होती या एयरक्राफ्ट वगैरह मोड ऑफ कन्वेंस जो था वो भी परमानेंट भेज दिया होता तो सप्लाई के स्कोप में आता, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। अच्छा हाँ, जो ट्रक मेरी मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच गई थी, वो दिल्ली ब्रांच वाले ने उस ट्रक का रिपेयरिंग किया और वो ट्रक मेरे पास वापस आई, तो रिपेयरिंग सर्विस सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आएगा, जो डिस्टिंक्ट पर्सन ने मेरी वाली गुड्स पे सप्लाई किया है। क्लियर, डन। सेम वे अगर मान लो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, मतलब मान लो मैं रिपेयरिंग का काम करता हूं, मेरे बहुत बड़ा रिपेयरिंग का बिजनेस है सर, बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करता हूं, तो सर रिपेयरिंग मशीन्स ऑन द व्हील, मतलब मैंने क्या किया है, एक ट्रक बना रखी जिसपे सारी मशीन्स वगैरह को इंस्टॉल किया हुआ, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, रिपेयरिंग की मशीन्स, सर ये सब मैंने इंस्टॉल करी हुई। जब भी कस्टमर का ऑर्डर आता है पूरा वो मशीन लेके, पूरा ट्रक लेके मैं उसके प्लांट पहुंच जाता हूँ, वहां रिपेयरिंग कर लेता हूँ बेटा मैं। क्लियर, वो सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आता है। पर यही ऑर्डर मान लो दिल्ली ब्रांच के पास वो ट्रक नहीं थी और सर मुंबई ब्रांच के पास ट्रक थी, दिल्ली ब्रांच से मुंबई ब्रांच को बोला साहब
एक ट्रक 3 दिन के लिए भेज दो, तो हमने वहां ट्रक भेज दिया अलोंग द रिपेयरिंग मशीन टूल्स वगैरह सब कुछ, तो क्या वो ट्रक का ट्रक सप्लाई हो गया क्या? नहीं, वो तो 2 दिन के लिए गया, 4 दिन के लिए गया, थोड़े दिन के लिए गया बेटा, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। हाँ, पर जो कंज्यूमेबल्स उसके पास है, उस ट्रक पे जो कंज्यूमेबल्स थे जो कंज्यूम हो जाएंगे ड्यूरिंग रिपेयरिंग और वापस से नहीं आएंगे, केवल वो कंज्यूमेबल सप्लाई के स्कोप में आएंगे जो वापस से नहीं आने वाले हैं। क्लियर? अदरवाइज सारी गुड्स वगैरह वापस आने वाली तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। क्लियर? डन सर। अब पैरा नंबर 3 बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड सर वाइस वर्सा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू द प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मैं एग्जांपल देता हूं विद सर्कुलर। अब सरकार प्रिंसिपल क्या है, एजेंट क्या गुड्स आ रहा है, जहां पे एजेंट इज अंडरटेकिंग टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या है सर? जब प्रिंसिपल क्या है एजेंट क्या गुड्स जाएंगे, उसको सप्लाई के स्कोप में मान लेंगे। अगर जब एजेंट कस्टमर को गुड्स दे रहा है तो वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है, इफ द एजेंट इज इश्यूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, तो ऐसे कैसे मानेंगे कि एजेंट ने कस्टमर को सप्लाई किया? तो प्रिंसिपल क्या है एजेंट क्या जब जा रहा है तो मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बेच दिया, वो जीएसटी बिल इश्यू करेगा, जीएसटी लगाएगा, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एजेंट लेगा, और जब वो सप्लाई करेगा कस्टमर को तब उसका आईटीसी यूज कर लेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? डन। पर अगर वो जो एजेंट है वो जब कस्टमर को गुड्स बेचता था वो खुद के नाम का बिल इशू नहीं करता, वो प्रिंसिपल के नाम का ही बिल इशू कर रहा है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल नहीं डायरेक्ट कस्टमर को बेचा ऐसा माना जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या से एजेंट क्या गुड्स आ रहा तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर? डन। अब सरकार ध्यान देना बच्चा, सर सेम वे अगर एजेंट क्या है प्रिंसिपल क्या है गुड्स आ रहा है जहां पर एजेंट इज अंडरटेकिंग टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो सर अगर मान लो मैंने किसी एजेंट को अपना परचेसिंग एजेंट अपॉइंट किया है, मेरे इनपुट्स कैपिटल गुड्स वगैरह वो परचेस करता है हमारे बिहाफ पर, तब जब सप्लायर से वो खरीदता है माल, तब सप्लायर जो बिल इशू कर रहा है वो अगर एजेंट के नाम पे बिल इशू कर रहा है तो ये माना जाएगा कि एक तरह से एजेंट ने गुड्स खरीदा है उस थर्ड पर्सन से, और एजेंट क्या है जब प्रिंसिपल क्या पे गुड्स आएगा तो मान लेंगे कि एजेंट से प्रिंसिपल ने गुड्स खरीदा है, एक्चुअली वो खरीदा नहीं पर ये माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी को सप्लाई हुआ है, और एजेंट जब बिल लिखेगा, एजेंट कैसे जब गुड्स निकलेगा प्रिंसिपल क्या है के लिए वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, और परचेज जो जीएसटी पे किया एजेंट ने उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, और सेल ये मान के बिल इशू करेगा जिसकी बेस पे क्रेडिट प्रिंसिपल को मिलेगा अगर वो एलिजिबल है तो बेटा। क्लियर? डन। तो सर ये सप्लाई के स्कोप में आता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। क्लियर? सर्कुलर भी साथ में समझ में आ गए। अच्छा, इसमें एक सर्कुलर होता है डेल क्रेडिटर एजेंट वाला बेटा। डेल क्रेडिटर एजेंट के केस में क्या होता है? डीसीए डेल क्रेडिटर एजेंट। सुनो बच्चों ध्यान से, सिंपल सा पॉइंट ये, डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है? प्रिंसिपल को पेमेंट का एश्योरेंस दे देता है। मतलब डेल क्रेडिटर एजेंट कस्टमर को तो उधार माल दे देता है और उसको बोलता है कि तुम अगर जैसे मान लो 3 महीने का उधार दिया तो 3 महीने के लिए इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर प्रिंसिपल को पेमेंट उसी टाइम कर देता है बच्चा। क्लियर? तो एक तरह से अब सर यहां पर उसने क्या किया, कस्टमर को जब गुड्स बेचा है डेल क्रेडिटर एजेंट ने, तब वो गुड्स का जो वैल्यू है वो प्लस इंटरेस्ट भी उसने कस्टमर से रिकवरी किया है। अब ऐसे केस में वो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है कि नहीं बनता, दिस इज द क्वेश्चन इन द सर्कुलर। वहां सिंपल सी बात ये है कि अगर डेल क्रेडिटर एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, मतलब वो खुद ही गुड्स सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, है ना, और अगर आप कोई गुड सप्लाई करते हो कस्टमर को और उस पे प्राइस के अलावा ओवर एंड अबाउट द प्राइस आपने कोई इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट फी वगैरह ली तो वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है, ऐसा वैल्यूएशन में लिखा हमने पढ़ा था बेटा। तो ऐसे केस में अगर डीसीए खुद के नाम का बिल इशू करता है कस्टमर को, तो ऐसे केस में उसने सप्लाई किया कस्टमर को और उसने इंटरेस्ट अगर चार्ज किया तो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो प्रिंसिपल कैसे एजेंट क्या जाएगा, सप्लाई हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू पर, उस पर जीएसटी लगेगा। सर उसका क्रेडिट एजेंट लेगा और एजेंट जब कस्टमर को बिल इशू करेगा तब वो वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दोनों पे टैक्स पे करेगा बेटा। क्लियर? पर सेकंड केस अगर एजेंट ने डेल क्रेडिटर एजेंट ने कस्टमर को जो बिल इशू किया वो प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू किया है, मतलब प्रिंसिपल बेच रहा है कस्टमर को गुड्स डायरेक्टली, ऐसा माना जाएगा बेटा। भले गुड्स पहले गया डीसी के पास और फिर गया कस्टमर के पास, पर सिंस प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू हो रहा है मतलब प्रिंसिपल ने गुड्स बेचा है किसको, कस्टमर को, तो ऐसे केस में अब डेल क्रेडिटर एजेंट कस्टमर को क्या कर रहा है, 3 महीने का उधार दे रहा है, पर प्रिंसिपल को तो पेमेंट वो उसी टाइम कर देता है। तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि इस डेल क्रेडिटर एजेंट ने कस्टमर को लोन दिया है, और लोन देने पे क्योंकि वो सप्लायर नहीं है इस केस में, सप्लायर तो प्रिंसिपल था, तो ऐसे केस में उसने लोन दिया है कस्टमर को, और लोन के लिए अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हमने मेगा एग्जाम्पशन पढ़ा हुआ है सर, इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ने जो बिल लिखा है डायरेक्ट कस्टमर को, वो प्रिंसिपल अपनी वैल्यू सप्लाई जो होगा उस पर जीएसटी पे करेगा, एजेंट पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, केवल एजेंट जो अपने कमीशन का बिल लिखेगा प्रिंसिपल को उस पर जीएसटी वो पे करेगा, अदरवाइज उसने जो कस्टमर से इंटरेस्ट रिकवरी किया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक तरह से लोन दिया उसने केवल। क्लियर? डन। सरकार ये हो गया आपका पैरा नंबर 3 भी खत्म। पैरा नंबर 4 बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन, भले वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, सर इंपोर्ट करिए सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है बच्चों। सर एग्जांपल, आपका भाई अगर आउट ऑफ इंडिया है, उससे अपने सर्विसेज इंडिया में लिए, पर ध्यान देना बेटा वो भाई आपका रिलेटेड पर्सन होगा तो ही
वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इन दी कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ तो। मतलब वो भाई आपके रिलेटेड पर्सन के स्कोप में कब आता है बेटा, जब वो आप पे होली या मेनली डिपेंडेंट हो, और वो खुद का बिजनेस अगर कर रहा है, मतलब वो होली या मेनली डिपेंडेंट नहीं है। ध्यान रखना इस बात का हमेशा बेटा। तो आपका रिलेटेड पर्सन कोई है कि नहीं, पहले आप देख लेना, उसके बाद ही पैरा नंबर 4 में आना बेटा। तो विदाउट कंसिडरेशन तो ही बात करेंगे बेटा, क्लियर। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सर इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है। अच्छा ध्यान देना बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन है, तो ऐसे केस में दिमाग लगाने का ही नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन हो, भले इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस हो या ना हो, हमेशा ही सप्लाई है। पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, अगर आपने इंपोर्ट करी फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो, क्लियर। अदरवाइज वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा, क्लियर। ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पूरा खत्म होता है। अब सर ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A पे आ गए। अब हम सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A बोलता है मालिक क्या। आई होप सर पहली बात तो ये आपको यहां तक जो पढ़ाया समझ में आ रहा है, रिवीजन हो रहा है फास्ट आपका, क्लियर। धीरे धीरे और आपका मोमेंटम में आएंगे, धीरे धीरे सर आपको चीजें और मस्त वाली समझ में आएगी, एंड सर रिवीजन विल बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि सर विजन होता है तो रिवीजन होता है, इसलिए सर यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका शानदार वाला विजन और रिवीजन दोनों हो जाएगा माहौल के साथ। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई है, उन ट्रांजैक्शन में अगर कोई झगड़ा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो शेड्यूल नंबर 2 देख लीजिएगा। और शेड्यूल नंबर 2 में सर 8% देयर आर 6 पैराज, पहले 7 थे उसको एक को काट दिया, 6 पैराज बचे, और 6 पैराज में बोल दिया क्या सर, डिफाइन कर दिया जहां पे झगड़े थे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, डिफाइन करके बोल दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस, दिमाग खराब मत करना। सर पैरा नंबर 1 बोलता है क्या, ट्रांसफर ऑफ व्हाट। सर फर्स्ट अगर किसी गुड्स का ओनरशिप आपने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। पर अगर आपने किसी गुड्स को किसी को किराए पे दिया है, राइट इन यूज दिया है, सर विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अच्छा यहां पर राइट इन यूज ट्रांसफर किया, अगर आपने राइट टू यूज भी ट्रांसफर किया होता तो सर पैरा नंबर 5 में सर यहां लिखा है, अगर आपने किसी गुड्स का राइट टू यूज मतलब इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, जैसे फाइनेंस लीज ऊपर वाला एग्जांपल में था, राइट इन यूज मतलब ऑपरेटिंग लीज, यहां है फाइनेंस लीज। सर दोनों ही केस में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको वो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, दोनों ही क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि यहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टेम्पररी गुड्स जा रहा है बेटा, क्लियर। पर अगर आपने किसी गुड्स को हायर परचेज पे दिया है, सर जहां पे इंस्टॉलमेंट बेस पे आप गुड्स दे रहे हो, जहां पे सर ओनरशिप शेल पास ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, क्लियर डन। सेकंड पैरा कहता है लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग रेंट पे दी, लीज पे दी, लाइसेंस पे दी, राइट टू ऑक्यूपाई दिया है, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है, सर ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और इस पे जीएसटी लगेगा। अच्छा टेनेंसी प्रीमियम के लिए एक सर्कुलर दे रखा, वो भी मैं तुम्हें साथ में बताता था बच्चा मैं। सर टेनेंसी प्रीमियम के लिए बोल दिया मालिक क्या, अगर जैसे मैं मान लो कोई प्रॉपर्टी मैंने ले रखी रेंट पर, सर मैंने पगड़ी सिस्टम के थ्रू लीज पे ले रखी प्रॉपर्टी, अब जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी वो बोलता है साहब ये प्रॉपर्टी खाली करो, मेरे को जरूरत है, तो मैं उससे मान लो बोलता हूँ प्रॉपर्टी खाली करने के 5 लाख रुपए लगेंगे, उसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। तो टेनेंसी प्रीमियम जो आउटगोइंग टेनेंट चार्ज कर रहा है फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या इनकमिंग टेनेंट से भी चार्ज कर रहा है, तो 5 लाख की सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा सर। सेकंड बात सर, अगर ये आउटगोइंग टेनेंट अगर टेनेंसी प्रीमियम ले रहा है, भले वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, भले वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकमिंग टेनेंट से ले या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से ले, सर टेनेंसी प्रीमियम जो इस आउटगोइंग टेनेंट चार्ज के उस पर जीएसटी लगेगा, क्लियर। पर अगर जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो अगर इनकमिंग टेनेंट से अगर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करा है, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। पर अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया है सर, और ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने, मालिक ऑफ द प्रॉपर्टी ने इनकमिंग टेनेंट से टेनेंसी प्रीमियम लिया है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, और जो इनकमिंग टेनेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा उस पोर्शन पे जो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए लिया है बेटा। पर कमर्शियल प्रीमाइसेस के लिए लिया होता तो हमेशा जीएसटी लगता है बच्चों, क्लियर। ये था आपका टेनेंसी प्रीमियम की बात। आइए मालिक सर अब बात करता हूं क्या, सर ट्रीटमेंट प्रोसेस, अगर आपने कोई गुड्स किसी और की गुड्स पे कोई प्रोसेस किया है, कोई ट्रीटमेंट किया, तो ऐसे केस में वो जॉब वर्क सर्विसेज है, सर रिपेयरिंग सर्विस वगैरह सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। ट्रांसफर बिजनेस एसेट, अगर मैंने अपने बिजनेस के सारे एसेट किसी को ट्रांसफर कर दिया है, कुछ एसेट बिजनेस के किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्लियर। अब सर अगर मैंने कोई गुड्स अपने बिजनेस के गुड्स किसी और पर्सन को अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने यूज करने के लिए दे दिए, या सर ऐसी किसी पर्पस के लिए दी है जो अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बेटा, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉइज को अपनी बिजनेस की कार दे दी यूज करने के लिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस की टेम्पररी दिया बेटा, क्लियर, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस था इसलिए बच्चों। नेक्स्ट अगर मान लो कोई
जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना रजिस्ट्रेशन क्या कराता है बेटा, कैंसिल करा देता है। ही सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो जितने भी गुड्स उसने परचेज किए थे, जिसके परचेज में उसने आईटीसी लिया था, वो सारे गुड्स उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर लिया, मान लिया जाएगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, इसके दो एक्सेप्शन है। अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय माय लीगल हायर्स, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और सेकंड थिंग, अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है कोई और पर्सन, तो एज ए गोइंग कंसर्न, तो भी ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई भी गुड सप्लाई नहीं हुआ है माना जाएगा। सर देन सर पैरा नंबर 5 में 6 पैरास लिखे, 6 एंट्रीज लिखी, यहाँ पे 6 की 6 क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फर्स्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले मैंने इस प्रॉपर्टी का इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया कि नहीं किया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, याद आया बेटा आपको, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, कोमा, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। मैं गारंटीज कह रहा हूं, जिस स्पीड से मैंने लाइन बोली है वो शायद जिसने भी लेक्चर अपने देखे थे एक एक वर्ड आपको पंच किया होगा विद द कोमा आल्सो, हाँ है ना। पर वापस बोलता बच्चों में एग्जांपल, इसका एग्जांपल साथ समझाता हूं, ध्यान देना बच्चों। सर मान लो कोई बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है जिसमें 100 फ्लैट है बेटा, अब 100 फ्लैट में से 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सर 70 फ्लैट जो बुक हो गए वो 70 फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे, पर 30 फ्लैट्स जो बुक नहीं हुए, जिसका 1 रुपया भी अंडर कंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं हुआ है, जिसका 1 रुपया भी बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है, सर पूरा का पूरा पैसा बाद में ही रिसीव हुआ है, तो ऐसे केस में वो सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी कहलाता है और वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो 70 फ्लैट जो बुक हो गए वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, 30 फ्लैट सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। अच्छा, फ्लैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। सर यहाँ पे फ्लैट की जगह कमर्शियल ऑफिस भी हो सकता है, कमर्शियल शॉप भी हो सकता है, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है बच्चों, क्लियर। अच्छा एक बात और ध्यान देना बच्चों, सर 70 फ्लैट जो बुक हुए, मान लो हर एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का था, उस 1 करोड़ में से मान लो 1 रुपया आपको पहले रिसीव हो गया, बाकी का सर पूरा पेमेंट बाद में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपया भी अगर पहले रिसीव हो गया है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो पूरा फ्लैट मतलब पूरा 1 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई और पूरे 1 करोड़ इज लेवेबल टू जीएसटी। हाँ टैक्स लगेगा, आज अभी 1 रुपए पे लगेगा, फिर जैसे जैसे पैसा आएगा कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस वैसे वैसे टैक्स पे करना पड़ेगा, और बाकी पैसा जब बाद में आएगा बाकी का पैसे पे बाद में टैक्स लगेगा, पर लगेगा पूरे 1 करोड़ पे बेटा, क्लियर डन। पर 1 रुपया भी अगर पहले रिसीव नहीं होता तो किसी पे भी जीएसटी नहीं लगता। जितने फ्लैट बाद में सेल हुए वो सेल ऑफ इम्यूल बॉडी में आएंगे, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन दे सकता है, सर ये हर लोकल एरियाज में, सर वहां के लोकल लॉज में लिखा होता है कि अगर वहां पे लोकल लॉ में लिख दिया कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो लोकल अथॉरिटी ही क्या कहलाएगी, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्या कहलाएगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन 3 में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना। कौन कौन, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट एरिया, क्लियर सर। और 70 फ्लैट जो बुक हुए या 70 ऑफिस जो बुक हुए इन अ कमर्शियल मॉल, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे। आए मालिक सर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सप्लाई ऑफ सर्विस। देन मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, डिजाइन किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, इंप्लीमेंट किया, सर वो सब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेटा, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। देन सर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, जैसे नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर डन। और लास्ट में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं बच्चों, सर राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, जैसे फाइनेंस लीज, सप्लाई ऑफ सर्विस। आइए पैरा नंबर 6 में 2 पैरा है बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट दोनों क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में अगर आप कोई इम्यूल बॉडी बना रहे हो या उसका इरेक्शन कर रहे हो, कमीशनिंग कर रहे हो, रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर रहे हो, जिसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है एंड लेबर भी इन्वॉल्व है, इट इज रिलेटेड टू इम्यूल बॉडी, तो उसको बोलते हैं क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सिंस ये कंपोज सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में डाला गया, इस पे जीएसटी लगेगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड सर रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, जिसमें फूड भी होता है और फूड बनाने की सर्विस भी होती है बेटा, अब भले वो होम डिलीवरी दे रहा है बेटा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है बच्चा, क्लियर। पैरा नंबर 7 एओपीबी और उसके मेंबर्स ने आपस में ट्रांजैक्शन किया उसके लिए था बेटा, पर यहाँ पे वैसे भी इसको हटा के सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में ही इंसर्ट कर डाला, इसलिए यहाँ पे हटा दिया बेटा इसको। देन आइए कुछ सर्कुलर, अगर आपने कोई गुड्स लीज पे इंपोर्ट करी है, मतलब रेंट पे इंपोर्ट करी है, तो अगेन वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और खास बात सर कस्टम्स के अंदर ये बोल रखा है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है बड़ा, पर ये टेम्पररी गुड्स आ रही है लीज पर, रेंटिंग पर, तो सर इस पे कस्टम एग्जाम कर रखा है, कस्टम पे करने की जरूरत नहीं। वैसे कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता, पर जस्ट नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। पर अगर कोई गुड्स लीज पे इंपोर्ट किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस से जीएसटी लगेगा सब, क्लियर। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी की बात आएगी नहीं साहब, क्लियर। और सर यहां पर
सर क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी दे रखा है। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, सर वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर उसके सर एक्चुअली देयर आर 8 पैराज, पर उसमें 6 पैरा ही आपके कोर्स में आता है, मैं 6 की बात ही कर रहा हूं आपसे बेटा। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बेटा। पर ध्यान बेटा, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट होगा तो ही वो सप्लाई नहीं होगा। मान लो सर आपने इन एनी अदर कैपेसिटी अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है, इस पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी बेटा, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा। एक और एग्जांपल था मसला डायरेक्टर। सर अगर आप मान लो किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और सर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय भी हो, जैसे होल टाइम डायरेक्टर बेटा, तो सर इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, जिसपे सैलरी वाला टीडीएस कट रहा है, सर उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर ये सर्कुलर भी दे रखा है बेटा आपको, है ना भाई। पर आपको पता है सैलरी पे टीडीएस करता है अंडर सेक्शन 192। पर अगर मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो सर और आपको इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कोई पैसा मिल रहा है जिसपे प्रोफेशनल फी का 194 जे का टीडीएस कट रहा है, तो ऐसे केस में सर सिंस वो प्रोफेशनल सर्विसेज है बाय डायरेक्टर टू द कंपनी, तो ऐसे केस में इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, तो जो प्रोफेशनल फी मिल रही है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर उस पर जीएसटी लगता है, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि सर यहां पर डायरेक्टर को जो आप पैसा दे रहे हो, अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर को इन द कैपेसिटी डायरेक्टर को पैसा दे रही है, उस पर जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और कंपनी विल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। क्लियर, डन। अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हमेशा क्या होता है बेटा, वो कभी एम्प्लॉय होते ही नहीं है, वो तो हमेशा इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ही सर्विस दे रहे, तो हमेशा जीएसटी लगेगा, वहां पे टीडीएस 194 जे में ही करता है बेटा। क्लियर, होल टाइम डायरेक्टर केस में चेक कर लेना कि इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा दे रहे हो कि इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर पैसा दे रहे हो बेटा आप। क्लियर, डन। फिर पैरा नंबर 2 बोलता है क्या, सर अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे किसी कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो जो कोर्ट फी आपने पे करी उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके लिए भी एक सर्कुलर था, कंज्यूमर कोर्ट जो होते हैं बेटा, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्या सर, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन, उन जो आपने अगर वहां पे कोई कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करी है, उसके लिए कोई पेनल्टी वगैरह जमा कराई है, कोई फीस जमा कराई है, कोई फीस आपने दी है या जो रेस्पोंडेंट था उसने दी है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उसको भी कोर्ट फी ही माना जाएगा। देन सर देश के नेता लोग, हाँ है ना भाई, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सिंस वो एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के बेटा, वो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक है और उनको एक ऑनरेरियम पे किया जाता है, क्योंकि वो अपना इतना मूल्यवान इतना कीमती वक्त देश की सेवा में देश की भलाई के लिए लगा रहे हैं, इसलिए सर उनको जो ऑनरेरियम मिलता है सर वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं है। पर सर यहाँ पे शेड्यूल 3 में बोल दिया गया वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सर फर्स्ट बोल दिया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ सर लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियर, मतलब एमएलए, एमपी, सर मेंबर ऑफ पंचायत, पार्षद वगैरह होता है ना सर, इन सब के लिए जो रेमुनरेशन गवर्नमेंट को देती है उन पर जीएसटी नहीं लगता। सेकंड, अगर कोई पर्सन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत कोई पोस्ट होल्ड करी हुई, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोई डायरेक्टर है बेटा, कोई चेयरमैन है, उनको उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बने, जैसे आईसीएआई, उसके आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, रीजनल काउंसिल मेंबर हो, द प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीएआई हो, तो ऐसे केस में उस कैपेसिटी में अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा उस कैपेसिटी में। क्लियर, जैसे सीए अर्पित काबरा जी, सर ही इज द यंगेस्ट एवर रीजनल काउंसिल मेंबर सर ऑफ द डब्ल्यूआरसी ऑफ द आईसीआई एंड डब्ल्यूआरसी के वो अभी चेयरमैन है और उनको उस पोस्ट की वजह से मान लो कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अर्पित काबरा इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो बेटा, उन्होंने किसी कंपनी की ऑडिट करी, उसको ऑडिट फीस रिसीव हुई है, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, दैट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द डब्ल्यूआरसी बेटा। क्लियर, तो इनको एज अ नेता कोई फीस मिल रहा है, एज अ नेता जो इनको ऑनरेरियम मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं है बेटा, बाकी अदर सर्विस पे जीएसटी लगेगा सर। सर देन सप्लाई सर्विसेज ऑफ अंतिम सेवा बेटा, किसी को आपने भेजा है, भेजने की सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। देन सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर बी ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब आपने कोई लैंड बेचा है, कोई बिल्डिंग बेचा है, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। पर अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाता है बेटा, 100 फ्लैट में से 70 फ्लैट बुक होगा बेटा, तो 70 सप्लाई के स्कोप में आएंगे, बाकी 30 सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। लास्ट सर सिंस गुड्स इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम, इसलिए शेड्यूल 3 में डाल दिया क्या, नहीं एक्सटर्नल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी के केस में जीएसटी लगता है, बाकी कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा किसी भी एक्सटर्नल क्लेम में। एग्जांपल सर याद करो, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती बेटा, लोन अकाउंट वगैरह परचेज कर लेती है, किससे, बैंक से। सर तो जो एनपीए अकाउंट परचेज किए हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसी बैंक से, तो उसने लोन अकाउंट परचेज किए, एनपीए अकाउंट परचेज किए, दोज आर एक्सटर्नल क्लेम्स व्हिच आर परचेज्ड बाय असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। ये एग्जांपल था एक एक्सटर्नल क्लेम का। क्लियर, बाकी लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग, जैसे हॉर्स रेसिंग में आपने बैटिंग लगाई, जुआ खेला, सट्टे खेलते हो बेटा, आप लॉटरी टिकट लेते हो, तो जो उसका फेस वैल्यू होता है उस पर टैक्स लगता है बच्चों। क्लियर, सर ध्यान देना बेटा,
जैसे आपने 1 लाख रुपए की शर्ट लगा, 1 लाख रुपए का बैटिंग किया, तो 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर जीएसटी लगता है बेटा 28%, वो भी बेटा। चलो खूब क्लियर, डन। ये था आपका शेड्यूल नंबर 3। आइए सर सर्कुलर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ सर, डायरेक्टर वाला सर्कुलर हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। नेक्स्ट, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दिए, तो परक्विजिट भी क्या है बेटा, क्यों दिए, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने काम किया, तो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको सैलरी के साथ में परक्विजिट दिया, वो भी सैलरी का ही पार्ट बनता है बेटा एक तरह से, और परक्विजिट भी लायबल टू जीएसटी नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपने किसी लैंड को बेचा है आफ्टर लेवलिंग, आफ्टर लेइंग डाउन द ड्रेनेज लाइंस एटसेट्रा बेटा, तो सर जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड मैंने परचेज करी है और लैंड बिल्कुल ही अनमैनेज थी बेटा, बिल्कुल उस पर सर जंगली घास वगैरह उगी हुई थी, एकदम यू नो लैंड अप डाउन वगैरह हो रखी थी। मैंने क्या किया, उस पर जेसीबी चलवाई, बहुत मशीन वगैरह चलवाई, एकदम सर लेवलिंग कर डाला, उस पूरी लैंड का ड्रेनेज लाइन डलवा दी बेटा, एकदम प्रॉपर डेवलप करके मैंने लैंड बेची। तो डेवलप करने के बाद जब लैंड बेची तो बेचा क्या है, लैंड ही तो बेची भाई, तो स्टिल इट इज सेल ऑफ लैंड ओनली, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, मेरे को जिसने सर्विस दी होगी वो जेसीबी चलाने के लिए, लेवलिंग करने के लिए, ड्रेनेज लाइन बिछाने के लिए, वो सप्लाई और सर्विस अलग चीज है। मैंने जो लैंड बेचा दैट इज सेल ऑफ लैंड ओनली, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता बच्चा। देन कंज्यूमर कोड की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या सर, क्लोज नंबर बी, कि गवर्नमेंट के पास पावर की वो नोटिफाई कर सकता है कुछ एक्टिविटीज को, और बोल सकता है कि दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और वो एक्टिविटीज जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में नोटिफाइड है बेटा। क्लियर सर। उसका फर्स्ट एक्टिविटी था, वापस बोलता है बच्चा मैं, सर फर्स्ट ऐसा कोई काम जो सेंट्रल जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है, मतलब म्युनिसिपैलिटी के या पंचायत के काम है, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। सर सेकंड है क्या, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को लिकर सेल करने का लाइसेंस दिया है, क्या सेल करने का लाइसेंस दिया बेटा, लिकर सर्व करने का लाइसेंस दिया है, तो लिकर सर्व करने का जो लाइसेंस दिया है उसके लिए एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी जो ली होगी स्टेट गवर्नमेंट ने, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और एक सर्कुलर इशू करके बोला क्या, दिस इज ओनली फॉर सेल ऑफ लिकर नॉट फॉर एनी अदर सेल। क्लियर। तो लिकर सेल पे जो आपका रेम्यूनरेशन जो लाइसेंस फी एप्लीकेशन फी रिसीव हुई स्टेट गवर्नमेंट को, उस पे जीएसटी नहीं, बाकी सारी लाइसेंस फी एप्लीकेशन फी के लिए सर्कुलर ये नोटिफिकेशन नहीं है बच्चों। आइए सरकार अब एक और सर्कुलर की बारे में बात कर लेते हैं। ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 भी खत्म हो गया। अच्छा सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 भी है, पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 अभी काम का नहीं है, क्योंकि वहां पे पावर दे रखा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ट्रांजेक्शन को डिफाइन करके बोल सकती है, नोटिफाई करके बोल सकती है ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा और ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। एट प्रेजेंट कोई भी नोटिफिकेशन वहां पे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 के थ्रू इशू नहीं हो रखा। आइए सर, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम के थ्रू क्या होता है बेटा, सर मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 1000 शेयर है, वो मैंने किसी को लैंड कर दी, बेचे नहीं बेटा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा, वो सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस ही नहीं है, पर मैंने लैंड किया है थ्रू सम ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरी, तो ऐसे केस में सर लैंडिंग फी जो मेरे को रिसीव हुई है बोरोवर से, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगता है, और खास बात उस पर आईजीएसटी लगता है, और उससे भी खास बात इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। बोरोवर जो है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, प्लस जो ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरी बीच में था उसने अगर अपना ब्रोकरेज चार्ज किया हो, कमीशन चार्ज किया हो, उस पर भी जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेटा। क्लियर, डन। आइए सर, अगर गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर, अगर गवर्नमेंट ने अपने सर यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट टू स्क्रैप अगर गवर्नमेंट ने बेचा तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, जीएसटी लगेगा। और हाँ, वैसे गुड्स का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं आता, पर ये सर्कुलर इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, अगर रेसिपिएंट, यहां पे जो गुड्स गवर्नमेंट ने बेचे वो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। पर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई, डन। क्लियर माहौल। आइए सरकार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर ये चार्ट दे रखा आपको, यहां बताया हुआ क्या कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं, कैसे डिफाइन होगा बेटा, आपको सबसे पहले देखना है क्या वो फॉर अ कंसिडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, अगर यस तो सप्लाई है, अगर वो ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर अ कंसिडरेशन, तो यस वो सप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन तो चले जाना कहा, शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 1 में अगर चार पैराग्राफ दे रखे वहां अगर कवर हुआ तो सप्लाई होगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, पर अगर वहां पे भी कवर नहीं है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा ही नहीं। अब अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है तो जरूर देख लेना क्या वो शेड्यूल 3 में या वो गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करी 2 ट्रांजेक्शन उसमें कवर तो नहीं है, एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2, अगर वहां नोटिफाइड है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएंगे। एंड फर्दर बाद में मेगा
एग्जाम्पशन लिस्ट जरूर देख लेना कि कहीं वहां पे एग्जाम तो नहीं किया हुआ किसी गुड्स या किसी सर्विस को बच्चों। क्लियर, डन। उससे डिफाइन हो जाएगा कि सप्लाई है कि नहीं है। पर हाँ, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई ट्रांजेक्शन आपके सामने आता है कि सप्लाई है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले देखना है क्या वो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए में आता है क्या, फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आता है क्या। अगर यस, बात खत्म। अगर नहीं, फिर देखना क्लोज नंबर डबल ए बी सी विदाउट कंसिडरेशन, तो देखना शेड्यूल नंबर 1 में कवर है कि नहीं। अगर वहां है तो सप्लाई, अदरवाइज सप्लाई नहीं। भारत माता की जय। आइए सेक्शन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 8 बोलता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अगर मोर देन वन सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आपने सप्लाई किया है, क्लियर, अब उसके लिए सर वो सप्लाई या तो कंपोजिट होगा या मिक्स सप्लाई होगा। अब सर कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं किसको, अगर मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होते हैं तो उस बंडल सप्लाई को बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। क्लियर, और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो उस बंडल में देख लीजिए मोस्ट एसेंशियल सप्लाई कौन सा है, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है। एंटायर कॉम्बो विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ डेट मोस्ट एसेंशियल सप्लाई, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई में ही क्लासिफाई करेंगे। उस पर जो रेट ऑफ टैक्स वही लगेगा पूरे कॉम्बो में बेटा। एग्जांपल सर, जैसे फ्लाइट टिकट आपने बुक कराया, साथ में कुछ फूड भी सप्लाई किया अंदर फ्लाइट वालों ने, तो सर फ्लाइट टिकट जो आपने बुक कराया है अलोंग विद द फूड, तो सर ऐसे केस में ये कंपोजिट सप्लाई है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, तो ऐसे केस में क्या वो फ्लाइट में खाना खाना गए क्या, नहीं, दैट इज अ सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर सर्विस में क्लासिफाई करेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर बाय एयर। जैसे आपने होटल में रूम बुक कराया, सर रूम के साथ में आपने ब्रेकफास्ट और डिनर भी था बेटा, आपका प्लान जो था वो ऐसा था, आपने रूम बुक कराया 5,000 रुपए का, उसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है, तो ऐसे केस में रेस्टोरेंट और होटल दोनों सर्विस है, पर इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, होटल अकोमोडेशन, और पूरा जो आपसे 5,000 रुपए लिए वो होटल अकोमोडेशन के प्रोविजन लगेंगे, जो भी रेट ऑफ टैक्स उस पर होगा लग जाएगा बच्चों। क्लियर, हाईएस्ट लोएस्ट से कोई मतलब नहीं है। पर इफ मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते, साथ में सप्लाई किया और कॉम्बो फीस चार्ज किया है, सिंगल प्राइस चार्ज किया है, मोर देन वन गुड्स और सर्विस सप्लाई किए, सिंगल प्राइस चार्ज किया और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या, मिक्स सप्लाई। और ऐसे केस में जो फीस सिंगल प्राइस चार्ज किया है, देख लेना उन सारी गुड्स या सर्विसेज में जो हाईएस्ट रेट देगा, entire combo will be classified under the heading of that goods or service which gives the highest rate, highest liability इसमें आएगी बेटा। हाँ है ना भाई। एग्जांपल सर, किसी स्वीट शॉप पे आप गए और वहां से आपने सर एक कॉम्बो पैक परचेज किया जिसमें मिठाई भी थी, नमकीन भी थी, चॉकलेट्स भी थी, सर 2-3 आइटम और भी थे सर, और कॉम्बो पैक परचेज किया 2000 में, तो ऐसे केस में उन सारे कॉम्बो पे ये मिक्स सप्लाई है और इस कॉम्बो पे सर जो हाईएस्ट रेट देगा उसमें क्लासिफाई कर देंगे, बात खत्म बच्चों। क्लियर सर। या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए और वहां से आपने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया, एक एसी परचेज किया, एक सर माइक्रोवेव ओवन परचेज किया और 4-5 गुड्स और परचेज किए, और उसने सर सबके लिए बोला क्या, इन सब का मिला के 2 लाख रुपए लगेगा, सर सिंगल प्राइस चार्ज किया बेटा उसने, अगेन इट्स अ मिक्स सप्लाई और हाईएस्ट रेट जो जिस पे होगी उसमें क्लासिफाई कर देंगे। पर मान लो सर, इस पे एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है, मान लो आप इसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए और उसने जो बिल इश्यू किया है उस बिल में सारे गुड्स की प्राइस अलग अलग लिखी है बेटा, तो सिंगल प्राइस चार्ज नहीं हुआ है। अब उसने बिल में सारी गुड्स की प्राइसेस अलग अलग चार्ज करी है, पर सबका प्राइस मिला के होता 2,20,000 रुपए, और आपने उस सप्लायर को बोला भाई ये पकड़ 2 लाख रुपए, बात खत्म, अब तेरी इच्छा हो वो समझ ले तू, तो आपने उसको सिंगल प्राइस दिया है, उसने बिल में सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया, उसने बिल में सबकी रेस्पेक्टिव वैल्यू अलग अलग लिखी है, तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है। ऐसे केस में रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगेगा, बात खत्म बेटा, वो मिक्स सप्लाई नहीं है। और कंपोजिट की बात तो यहाँ पे आती भी नहीं बेटा, है ना भाई, डन। ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया विद एग्जांपल। आइए कुछ सर्कुलर भी पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। सबसे पहला सर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये ट्रांसपोर्ट गुड्स तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ में कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग का काम भी करते हैं अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में इट्स अ कंपोजिट सप्लाई और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा साथ में सप्लाई होता है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, एंटायर जो बिल चार्ज किया होगा उसमें सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा ये, और ट्रांसपोर्ट सर्विस में ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय रोड में क्लासिफाई होगा बच्चों ये। पर मान लो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता, लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग, पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट अलग, तो ऐसे केस में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स लगता है, बात खत्म बेटा, यहाँ पे कंपोजिट की बात नहीं आती। देन सर, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होता है बेटा, पुराने टायर्स मैं खरीदता हूं, मेरी फैक्ट्री है, सर क्या करता हूं बेटा मैं, सर उन पुराने टायर्स को रिफर्बिश करता हूं, उस पर रबर कोटिंग करता हूं और नया टायर बना के फिर उसको बेचता हूं बेटा। तो सर मान लो सर आप पुराने टायर खरीदने वाले लोग हो और नए टायर बनवा के बेचते हो, मेरी फैक्ट्री है, आपने मेरे को पुराने टायर दिए और मेरे को बोला क्या, मंगल नया टायर बना के मेरे को दे, इसलिए प्रोसेसिंग चार्ज बोला, मैंने कहा 10,000 रुपए लगेंगे पर टायर, बोला डन। अब ऐसे केस में जो मैंने 10,000 लिया उसमें रबर भी मेरा, मटेरियल भी मेरा, और सर जो लेबर लग रही है इसको बनाने के लिए जो सर्विसेज लग रही है वो भी मेरी, तो ऐसे केस में इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई करेंगे रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स वाले सर्विस को। अच्छा, आपने रीट्रेडेड टायर बेचे हैं तो सेल ऑफ गुड्स होगा बेटा,
भाई मेरे से रीट्रेनिंग करा दिया, अब आपने टायर को बेचा, तो वो तो सेल ऑफ गुड्स है ना बेटा। देन एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। सर क्या होता है सर, आपने देखा होगा कई बार ट्रक वगैरह जो होती है उस पर बॉडी नहीं लगी होती है, आपने क्या किया बेटा, सर मेरे पास लेके आया, मेरा एक क्या है सर, मैं एक मैकेनिक हूँ सर, मेरा एक गैरेज है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस ट्रक की या जो व्हीकल है उसका बॉडी, पूरा बॉडी बनाता हूँ बेटा मैं, इसमें मटेरियल भी मेरा होता है और सर लेबर सर्विसेज मेरी। तो ऐसे केस में सर नोटिफिकेशन है कि गवर्नमेंट ने टैरिफ के अंदर नोटिफिकेशन है और वहां क्लैरिफाई किया कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्लियर, ये कंपोजिट सप्लाई पर सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई होगा। देन प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है सर, आप जैसे फोटोकॉपी की दुकान पे गए या मैंने अपनी बुक का प्रिंटिंग कराया, तो ऐसे केस में पेपर भी प्रिंटर का, इंक भी उसका सर, और प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी बच्चों, पर मैंने अपना कंटेंट उसको दिया है। अब ऐसे केस में इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। अब प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा है, डिपेंड्स, अगर बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोशर, मैनुअल, एनुअल रिपोर्ट या इस तरह की कोई बुक्स वगैरह आपने प्रिंट कराई है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस इज मोर एसेंशियल। पर अगर आपने प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर एटसेट्रा विच आर प्रिंटेड अलोंग विद द लोगो या नाम या डिजाइन, इस तरह से प्रिंट करा के आपने खरीदा है, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर एसेंशियल इसके केस में। देन सर अगर आपने बुक्स बेची है तो सेल ऑफ बुक्स के स्कोप में जाएगा। अच्छा इसमें क्या था बेटा, मान लो कोई बुक है जिसका कॉपीराइट हो रखा है, मैं पब्लिशर हूं बेटा, मैंने क्या किया, आपसे कॉपीराइट ले लिया, भले टेम्परेरी लिया या परमानेंट लिया, कॉपीराइट ले लिया, भले फॉरेन ऑथर था, इंडियन ऑथर था, मैंने कॉपीराइट लेके फिर बुक का प्रिंटिंग करके बुक बेची है, तो सेल ऑफ बुक्स, दैट्स इट। देन सर सर्विसिंग ऑफ कार्स और बाइक वगैरह, जिसमें आप देखे होंगे स्पेयर पार्ट्स भी लगते हैं, लेबर भी लगती है बेटा, हाँ है ना बेटा। तो अगर सिंगल बिल चार्ज हुआ लेबर और मटेरियल का दोनों का, तो ऐसे केस में डिपेंड्स ऑन केस टू केस, फैक्ट ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई नो डाउट, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या डिपेंड्स ऑन केस टू केस। पर अगर बिल में लेबर चार्जेस अलग है, देखना आप एक्टिवा सर्विस कराई होगी, कार सर्विस कराई होगी, तो उसमें लेबर चार्ज अलग, मटेरियल चार्ज अलग लिख रखा है उसने एक एक मटेरियल का, तो ऐसे केस में मटेरियल पे रेस्पेक्टिव रेट लगेगी, लेबर पे रेस्पेक्टिव खुद की रेट लगेगी, इसमें कंपोजिट मिक्स की बात आएगी नहीं सर। देन सर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग बैटिंग गैम्बलिंग, ये आपके बड़ा काम का होगा बेटा। सर बैटिंग गैम्बलिंग आप करते हो, तो मैंने आपसे बात ऑलरेडी कर ली कि सर बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी सप्लाई के स्कोप में आता है और उस पर जीएसटी लगता है। और सर जो बैट वैल्यू, जैसे 1 लाख रुपए का आपने शर्त खेला है, 1 लाख रुपए की मान लो आपने सर जुआ खेला है, तो 1 लाख इज द बैट वैल्यू, इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर 28% इज द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी लगता है। जैसे आप किसी कैसीनो में एंट्री कर रहे हो तो एंट्री टिकट, एंट्री चार्ज उसने लिया है, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 2 के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब कर हर मैदान फतेह, माहौल जबरदस्त शानदार होने वाली पढ़ाई आपकी, पर तभी होगी जब आपने अपना पूरा दम लगाया है, पूरा माहौल लगाया है। सर वी आर विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं, बस आप पढ़ते रहो, मस्त होकर पढ़ो, पूरा कॉन्फिडेंस साथ पढ़ो। एंड सर कमेंट बॉक्स में केवल माहौल लिख डालो। एंड सर ये लेक्चर्स बहुत यूजफुल है सर, इसको इंडिया के हर वो स्टूडेंट जो सीए या सीएस या सीएमए के इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहा है उसकी पॉकेट तक पहुंचा दो, क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स आल्सो। सो माहौल बनाइए, मस्त होके पढ़िए। एंड सर आपकी सफलता हमारी सफलता, मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो। माय ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू गाइस, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय, माहौल।